तार ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे बस चले जाओ। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है। ये पूरा साजिश है तृणमूल कांग्रेस। रोड में नमाज नहीं पढ़ने का, कोई नमाज का रुकावट नहीं होना चाहिए। मुसलमान को डराया धमकाया जा रहा है और मुसलमान कहीं ना कहीं डरा हुआ है भी सही, इसमें कोई दो राय नहीं। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं, सड़क चलने के लिए हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा। सवाल बंगाल की कानून व्यवस्था का, और अभी अभी वहां के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। केंद्रीय बलों की तैनाती की अवधि बढ़ाई जाए, कल जैसी घटनाओं को रोकना जरूरी है। इसके लिए केंद्रीय बलों को अभी रखने की वकालत कर रहे हैं वो। गुंडागर्दी से निपटने के लिए केंद्रीय बल जरूरी है, ये बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए, नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ये उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं के शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता नफीस अंसारी हैं, एआईएमआईएम के नेता, डॉक्टर सर्वोकमल दत्ता जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और गुलाम सरवर साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। स्वयं पुरोहित जी, ये डरे हुए लोग हैं जिनके हाथों में पत्थर है। नहीं, देखिए, ये सवाल आप मुझे कर रहे हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये सवाल तो प्रशासन को करना चाहिए सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी की। क्यों व्यवस्था अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार होती तो आप स्वयं प्रकाश पुरोहित से सवाल करते, मगर सवाल अभी आप कर रहे हैं डरे हुए कौन है। नहीं, ये जो बात है, व्यवस्था की बात स्वयं पुरोहित जी, वो व्यवस्था और वो काम देखना प्रशासन का है, लेकिन ये जिनके हाथों में पत्थर और जिनकी वकालत टीएमसी की तरफ से की जा रही है कि ये डरे हुए गरीब बेचारे लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनके हाथ में पत्थर है और आपके मुताबिक पत्थर होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से 9 तारीख को ये सरकार का गठन हुआ, इस सरकार के गठन होने के बाद में जिस तरह से इन्होंने एक नफरत फैलाने की काम किया है, इन्होंने पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता की सड़कों पर और ग्रामीण अंचलों में लोगों की दुकानें जला दी, गरीब लोगों की, हिंदुओं की भी, मुसलमानों की। आप करते रहिए टीवी चैनल में बैठ करके कि मुसलमान डरा हुआ है, कि हिंदू सहमा हुआ है। देश की व्यवस्था क्या है, देश की अवस्था क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। रुपया $97 बहुत जल्दी सेंचुरी करने वाला है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मोदी जी आते हैं टीवी चैनल में बोलते हैं, सुनिए ना जी, अभी आप रुपया, डॉलर, सरकार और व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और आप एक तरफ कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान की दुहाई देते हैं, तो ये देश संविधान से चलेगा या पत्थरबाजों से चलेगा? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना। कोई पत्थर फेंकने वाले के साथ में या कोई भी कानून अपने हाथ में लेता है, उसके साथ तृणमूल कांग्रेस नहीं है, ये सबसे पहली बात है। मगर पत्थर फेंकना क्यों पड़ रहा है सरकार के ऊपर में, इस पर भी जाना चाहिए आपको कि क्यों ऐसी स्थिति आ रही है। क्यों आप एक व्यक्ति धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं आकर के और आग लगाते हैं। कल कलकत्ता जलेगा अगर मणिपुर आपसे संभल नहीं रहा है। बंगाल को आपने क्यों जलेगा कलकत्ता? मुसलमान की जलाने वाले कौन होंगे? ये पत्थरबाज होंगे। जलाने की
ये बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कल को कोलकाता जलेगा। मैं पूछता हूं आपसे, कोलकाता क्यों जलेगा? अरे नहीं, आपने बहस में कोलकाता जलाने की बात नहीं, आपने कहा कोलकाता जलेगा। मैं पूछ रहा हूं क्यों जलेगा? आप जीप पकड़ करके बात मत करिए। प्रत्युष अरे साहब, वहां पर हाथ में लोग पत्थर पकड़े हुए हैं, वहां पत्थर पकड़ के पत्थर फेंक रहे हैं, उस पर आपको जरा भी जवाब नहीं है उस पर आपको। अभी कह रहे हैं कल को कोलकाता जलेगा। अरे क्यों जलेगा साहब? ये जलाएंगे, ये जलाएंगे डाला। सुन लीजिए पहले जवाब सुनिए ना। हॉकर का डाला गरीब का लाठी मार के पुलिस फेंकेगा। पूरे कलकत्ते शहर के अंदर में जो हॉकर बैठे हुए हैं उन गरीबों की रेहड़ी तोड़ दी जा रही है, जला दी जा रही है। आप बना तो नहीं सकते हैं, किसी को रोजगार तो दे नहीं सकते हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो ये आप ही कर रहे हैं ना। आप गरीब 40 लाख हॉकर है, आपको पता है 40 लाख हॉकर्स को आप जला करके उनको नेस्तनाबूद कर दे रहे हैं। के शर्मा जी के बारे में आप के शर्मा जी आप धर्म और क्या जाति में आपकी सरकार मानवता से ज्यादा दिखावे की दीवानी है? ये शब्द ममता बनर्जी के हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जिसमें वो कह रही है हावड़ा स्टेशन के आसपास बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान, तिलजला और पार्क सर्कस की सड़कों पर भड़कता असंतोष, आक्रोश, अचानक बेघर और आजीविका से वंचित हुए लोगों की बढ़ती हताशा एक ऐसी सरकार को उजागर करती है जो मानवता से ज्यादा दिखावे की दीवानी है। यह ममता बनर्जी के शब्द है। के शर्मा जी, मेरा पहला निवेदन होगा कि स्वयं पुरोहित जी को ये बीच में ना बोलें, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी आदत है बीच में बोलने की। मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई वहाँ हो रही है कानून के अंतर्गत हो रही है। प्रत्युष जी, जो अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, एक इको हो रहा है, थोड़ा ठीक करा दीजिए। मैं ठीक करवाता हूँ। हाँ, जो अतिक्रमण की कार्रवाई जो वहाँ हटाने की बात हो रही है उस पर बाकायदा कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश पर वहाँ कार्रवाई हो रही है। दूसरी कार्रवाई, आपको अपनी पूजा पद्धति को पूजा करने को आप स्वतंत्र हैं, उसके लिए कोई अवरोध नहीं है, लेकिन आपके उपासना की पद्धति लोगों के लिए रोड़ा नहीं बननी चाहिए। आप सड़कों में खड़े होकर सड़कों को यदि प्रतिबंधित कर देंगे और नमाज करेंगे तो इस पर जो है निश्चित रूप से सरकार कानूनी रूप से कार्रवाई करेगी। अब ये सब चीज़ें क्या थी? ममता बनर्जी की सरकार में कोई शासन नाम की चीज़ ही नहीं थी। एक तुष्टीकरण था इनके सामने, जिसके कारण ये 40 लाख के जो जितना संख्या सुना रही हैं ममता बनर्जी, ये कोर्ट भी गई हैं अभी परसों 14 तारीख को, वहाँ से भी मुँह से ही वापस आई हैं। तो इनकी अब पूरी दुर्गति लिखी हुई है। ये इस तरह के मुद्दे उठाएंगे और अपने ही दुर्गति कराएंगे। और मैं याद दिला दूं स्वयं पुरोहित जी को, इनके एक मंत्री हुआ करते थे फराद हकीम। जब डॉन अखबार पाकिस्तान से कलकत्ता आया तो डॉन अखबार के रिपोर्टर को लेके गए थे वो कलकत्ता में, बहुत प्रसिद्ध उनका इंटरव्यू है। उसमें उन्होंने सोनार बांग्ला के पीछे के एरिया को दिखाते हुए कहा कि दिल्ली कलकत्ता में यदि आपको मिनी पाकिस्तान देखनी है तो ये देखिए यहाँ मिनी पाकिस्तान। तो इनकी सोच तो पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने की थी। हमारी सोच ये है कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता। तो ये तो वैचारिक अंतर मिलेगा, ये तो दोनों के जो है उद्देश्य में अंतर मिलेगा ही, इसलिए विरोध होगा। लेकिन कानून सबसे बड़ा है, भारत का संविधान सबसे बड़ा है, भारत की राष्ट्रीयता सबसे बड़ी है, भारत की अस्मिता सबसे बड़ी है। यहां किसी को तुष्टीकरण के आधार पर न गुंडागर्दी करने की इजाजत है और न हमारी सरकार होने देगी। और प्रत्युष जी, इसका उदाहरण जब हम 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश में आए थे तो इसी तरह के मौलाना मौलवी सबके हमने बयान सुने हैं, इसी तरह के बयान होते थे और उसको हमने सही करके दिखाया है। मैं गुलाम सरवर जी को उत्तर प्रदेश में और यहां भी करके दिखा देंगे। तस्वीर जरा दिखाते रहिएगा, पार्क सर्कस इलाके की ये तस्वीर है। देखिए वहां पर क्या हिंसा, पथराव हुआ, 3 से ज्यादा पुलिस वालों को चोटें आई इस पत्थरबाजों की वजह से। क्या ये डरे हुए लोग हैं जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि बंगाल का मुसलमान तो साहब बहुत डरा हुआ है? ये डरे हुए मुसलमान है जो हाथ में पत्थर लेकर आ गए। और देखिए, डरे हुए तो नहीं है, ये तो अड़े हुए दिख रहे हैं। और मसला डरने अरने का नहीं, अब साजिद रशीदी साहब का तो अपना अंदाज़ है बयान देने का, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, बधाई इनको मिली है, विजय मिला है, इनका कर्तव्य भी बढ़ता है।
अब ऐसा नहीं है कि एक नैरेटिव पूरे देश में बन रहा है, और आप सुनते भी होंगे जहां भी नई सरकार बनती है ना, बाबा का बुलडोजर चला। अरे भाई, बुलडोजर पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होगा, अतिक्रमण होगा, वो सब पर चलेगा। लेकिन एक पता नहीं कैसे वो नैरेटिव सेट हो गया, बुलडोजर कहीं चले उसको बाबा से जोड़ दिया जा रहा। और इसमें लोग मतलब ओवरटेक करना चाह रहे हैं कि नहीं, बाबा से आगे किसका नाम आएगा। अभी तक कोई आगे नहीं बढ़ पाए। आसाम के मुख्यमंत्री भी बहुत प्रयास किए, लेकिन वो बाबा से पीछे ही रह गए। अब शुभेंदु जी भी अगर उस रेस में जाएंगे तो चौपट हो जाएगा। इनको बंगाल में एक अवसर मिला है, और इस अवसर में इनको ये करके दिखाना चाहिए कि अब तक जिन लोगों ने भी हुकूमतें की हैं, जी जी, उनसे मैं बेहतर हूं जनता के लिए, गुलाम और सबके लिए हूं। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर की रेस में सभी लगे हुए हैं, आप यही कह रहे हैं? यस। कौन सबसे बड़ा बुलडोजर मैन में, आप यही कह रहे हैं? यस। मुझे एक बात बताइए, जरा तस्वीर में चलाते रहिएगा गौरव, बगल में तस्वीर चलाइएगा जहां पर पत्थर आपस में वितरण हो रहा है। ये जरा फुल फ्रेम में चलाइए गौरव, फुल फ्रेम में चलाइए। ये प्रसाद वितरण हो रहा है क्या? ये क्या है? ये पत्थर? नहीं, ये सारी बातें नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रसाद वितरण हो रहा है? नहीं, कि पत्थरों का वितरण हो रहा है? ये पत्थर इकट्ठा करके और पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। देखिए, आपका सवाल नहीं, इसको आप जायज ठहराएंगे? नहीं, आपका सवाल प्रतीश जी बुलडोजर का था। नहीं, बुलडोजर मैंने वो जवाब दिया। इसलिए अब आप पत्थर पर आ जाइए। इनका ये पत्थर क्यों चले? सवाल तो यही है, ये पत्थर क्यों चले? पत्थर चलाने वाले दो बात कह रहे हैं। पहला, तिलजला में जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो गलत था। दूसरा, सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोका गया, इसका विरोध था। ये दो विरोध को लेकर पत्थर लेकर चले आए। स्पष्ट मेरा मानना है, सड़क पर नमाज को लेकर मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं, इसमें सरकारें कम, और जो बार बार तुष्टीकरण, हमारे जो संगठन के लोग हैं जो बयान दे देते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, इन्होंने रूल रेगुलेशन फॉलो करने की कभी ताकीद नहीं की। सड़क पर नमाज पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। आपके पास मस्जिद है, 2 जमात कीजिए, 3 जमात कीजिए, आबादी के अनुपात में अपना सेटलमेंट कीजिए। आप कह रहे हैं कि इजाजत नहीं देनी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, तो एसके दत्ता जी बताइए कि फिर इस बात को लेकर वहां जिद किस बात की, और जिद इस हद तक पहुंच गई कि पत्थर चलने लगे, क्यों? प्रत्युष भाई, ये मुद्दा तब सामने आया और कहीं ना कहीं पे एक उग्र छवि लिया। तोपसिया पे एक इलीगल बिल्डिंग है, उस इलीगल बिल्डिंग को जब बुलडोज़र से ध्वस्त करने की कोशिश की गई, और जब ध्वस्त किया गया क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट से लोगों की मौतें हुई थी, और उसके बाद जांच करने के बाद पता चला कि ये वहाँ पे लाइन में जितने सारे बिल्डिंग्स हैं सब इलीगल हैं, और एक एक करके फिर कानून के हिसाब से, कानून के प्रक्रिया के हिसाब से उन सबको तोड़ा गया। तोपसिया पे सबसे पहले विरोध हुई, विरोध होने के बाद फिर पार्क सर्कस पे खुलेआम विरोध हुआ। ये तमाम जितने सारे लोग हैं जो पत्थर लेके पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, मैं इनको तो शांति दूत नहीं कहूँगा। ये कहीं ना कहीं पे उग्र गरीब, असहाय और बेचारे लोग कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। स्वयं पुरोहित जी कह रहे हैं कि क्या करेंगे बेचारे गरीब? बिल्कुल नहीं। ये कह रहे हैं कि क्यों हाथ में पत्थर लिया, ये किसी ने नहीं पूछा। प्रत्युष भाई, ये कहीं ना कहीं पे स्वयं पुरोहित जी को, एसके दत्ता जी को एक साथ रखिएगा गौरव फ्रेम में। मैं समझता हूँ कि ये सब के सब उग्र विचारधारा के लोग हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पर भी हो रहा है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि उन सब इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया जाए। आवश्यकता अगर पड़ती है और कानून अगर बिगड़ता है तो कानून को संतुलित वे में रखने के लिए बल का अगर इस्तेमाल हो, वो बल का इस्तेमाल भी जायज है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, एक बार नहीं कई बार। आप उल्लंघन करोगे, अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन करोगे, अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं इनके बात से सहमत हूं कि जब गिरजाघर में लोग संडे के समय मास पढ़ सकते हैं, मंदिरों में लोग आरती कर सकते हैं, तो आपको सड़क पे नमाज पढ़ने की कहाँ आवश्यकता आ जाती है? जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल कि क्या सड़क पर आप भी चाहते हैं कि नमाज हो, जबकि कोर्ट भी कहता है कि नहीं, सार्वजनिक जगहों पर नहीं हो सकता? नहीं, देखिए सार्वजनिक जगह पर और कोर्ट पर आपने जो तोड़ने की बात की, बुलडोजर संस्कृति पश्चिम बंगाल में नहीं है। कानून क्या कहता है, अगर आपको लगता है कहीं कोई अवैध निर्माण हुआ है, आप उनको नोटिस दीजिए, 15 दिन में खाली करेगा, आप तोड़ दीजिए।
बहुत जगह है, आप तोड़िए ना, पूरे देश के अंदर में है, दिल्ली में है, कहाँ नहीं है अवैध निर्माण? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर कहीं है मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मगर सिस्टम में लाना होगा। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति तृणमूल का नेता है और उसके घर में जाके बुलडोजर से तोड़ दो। ये जो बुलडोजर की संस्कृति है, इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये बंगाल के साथ मजदूर श्रमिकों के साथ, दूसरी तरफ जो हॉकर रेहड़ी के लोगों को हटा दिया गया है, बेचारे सब्जी लाते हैं, बेचते हैं, फूल बेचते हैं, उन गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उनको आपने मार दिया है। कानून आप बनाइए कि भाई रास्ते पे आदमी चलेंगे, घोड़े चलेंगे, गधे चलेंगे, वो आपको नियम बनाना है। आप सत्ता में बैठे हैं, उसमें हम बात नहीं करेंगे। नहीं, मुझे बोलने गुलाम सरवर जी का एक सवाल आ गया, सुनिए। अगर दैनिक मजदूरी करने वाले जो श्रमिक है, 15 साल की छोटे हॉकर की बात कर रहे थे ना, गुलाम सरवर साहब ने एक सवाल किया है कि आपके समय में क्या कानून था? हॉकर्स के राइट को लेकर उनको, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपने कोई कानून क्यों नहीं बनाया? और दूसरी बात यह है कि गाड़ियां हाथ में पहले क्या, पहले आपके पास सहारे छोड़ के गए। गुलाम सरवर जी को साथ रखिए। कौन जवाब देगा? जवाब कौन देगा? मैं जवाब दूंगा ना। देखिए, ये जो हॉकर के बारे में है, देखिए जो भी हमारी सरकार आई थी, हमने, ममता बनर्जी ने कहा जो भी वामपंथी शासन में हॉकर्स है, जो स्ट्रीट पे बैठने वाले वेंडर्स है, उनको नहीं हटाया जाएगा। नए हॉकर्स, ये कौन सा कानून हो गया नहीं हटाया जाएगा? हॉकर्स बैठे आ रहे हैं, सड़क पर नमाज पढ़ो, नहीं हटाया जाएगा। गोश्त का दुकान खोल लो, नहीं हटाया जाएगा। बात हॉकर की हो रही है, तुम नमाज पे चले गए। कानूनी रास्ता क्यों नहीं बताया? सुनो ना, संवैधानिक हॉकर की बात करो, एक साथ में दो बात मत करो। मैं हॉकर्स की बात कर रहा हूं, मैं अभी रेहड़ी वालों की बात कर रहा हूं, श्रमिकों की बात कर रहा हूं, ठेले वालों की बात कर रहा हूं, जो गरीब वही बात कर रहा हूं। साइकिल बैल में, ठेले में सामान बेचता है, आपको उससे क्या दिक्कत है? संवैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं? चलाइए ना। संविधान अपना अपना चल रहा है। देश सबको फ्री छोड़ दीजिए। इलेक्शन पूरा हावड़ा स्टेशन पर ज्ञानेश कुमार आपका काम नहीं करता। तुमको पीटेगी, ये आपने करके पहले ही दे दिया। देश किससे चल रहा है ये मत बताइए। देश चल रहा है नफरत। नहीं, मैं के शर्मा जी जो स्वयं पुरोहित जी की जो बात समझ में आ रही है कि जो गरीब हॉकर है वहां पर, जो उतने सालों से रेहड़ी पटरी पर वहां पर अपनी दुकान चलाते हैं, उनका उत्पीड़न वो कह रहे नहीं, सुन तो लीजिए। यही बात तो गुलाम सरवर जी ने आपसे पूछा था, आप जवाब नहीं दे पाए कि आपने उनके लिए क्या कोई ऐसी कानून के तहत आपने व्यवस्था बनाई? के शर्मा जी, मतलब वो दुकान पर, सड़क पर कब्जा कर ले, ठीक है, ये चलेगा? मैं प्रत्युष मैं इनको बताना चाहता हूं। सुन जी, अब सुन लीजिए। इन्होंने एक शब्द कहा कि बंगाल की ये संस्कृति नहीं है। बंगाल देश से अलग है क्या? बंगाल पे संविधान कानून लागू नहीं होता है। अरे मणिपुर देश से अलग है क्या? भैया वो देश से अलग है क्या? प्रत्युष जी अलग है कर रहे हो। अरे मणिपुर की बात करो ना, देश के साथ जोड़ रहे हो। बंगाल में बंगाल में स्वयं पुरोहित जी सवाल तो पड़ा आपको। स्वयं पुरोहित जी, बंगाल में चुनाव के समय सवाल तो सुन लीजिए। के शर्मा जी, आपके नेता मछली खिला रहे हैं ना घरों में। ममता बनर्जी ने माँ किचन चालू किया था, हो गया, लोगों को बंद हो गया। लोगों को 5 रुपए में खाना मिलता है। प्रत्युष जी, इनकी बात यदि हो गई हो तो इनको बंद करो। पुरोहित जी, अगर आपने कोई सवाल किया तो उसका जवाब भी ले लीजिए। अदरवाइज नहीं बोल, ये चिल्लाते रहेंगे, ये बौखलाए हुए। नहीं, बोले ये बौखलाए हुए शख्स हैं। ये हार इनको पच नहीं रहा है। आप 7 दिन में ये हाल है। सर शांत रहो। अरे सुनिए ना, हारे नहीं है, 5 साल रहेंगे बाबू, हारे नहीं है बाबू, 5 साल रहेंगे जमींदार बाबू। अब बंद करो इनको यार, इनकी बदतमीजी बंद कराओ, बंद कराओ प्रत्युष जी। स्वयं पुरोहित जी अगर सवाल किया तो जवाब ले लीजिए, एक एक करके बोलेंगे, बात समझ में आएगी। के शर्मा जी बोले। इनका जवाब जो था, इनका जो भैया इसको बंद कराओ ना यार। क्या प्रत्युष जी, क्या डिबेट करा रहे हैं? बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो बोलने दो, सुन रहे हैं या इनको बंद, साउंड डाउन कराओ। ये बदतमीजी करने की जगह है। अभी आप ही स्क्रीन पर हैं, अभी आप ही हैं स्क्रीन पर। मैं इतना केवल कहना चाह रहा हूं, इन्होंने ठीक बात कही कि जो वामपंथ के समय से चला आ रहा था, जो हाकर बैठे थे, हम उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। वामपंथ लाल सलाम क्या था? वामपंथ ने ही इस तरह की चीजें लागू की। वहां सिंडिकेट व्यवस्था, कटमनी, कमीशन, ये सब वामपंथ के दिए हुए थे। ये वसूली, अवैध वसूली, ये कहीं भी ठेला लगा लो, पैसा दे दो वहां के दादा को, वही संस्कृति को ममता ने पाला। इसलिए इनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। कहां पर पटरी वाले बैठने चाहिए, कहां नहीं बैठने चाहिए, उनकी अलग से कोई स्थान तय होना चाहिए। उनको दिल्ली में नहीं बैठते हैं क्या? हाकर वाले नहीं है क्या?
दिल्ली में ठेले नहीं चलते हैं क्या? लेकिन ये क्या है कि वहां पर ये तुष्टीकरण और अंधेरगर्दी की जो शासन था, जो वामपंथ ने 35 साल किया, उसी को 15 साल वहां ममता बनर्जी ने ढोया है। अब उसमें जब परिवर्तन लाने की बात हो रही है तो ये तो आग निकलेगी ना सर, ये पत्थर विवेक जी को चलेंगे। लाइएगा। विवेक इस जी, तरह से विवेक इस ढंग जी, से एक विरोध होगा विवेक वहां। जी, और हमें वही ठीक करना तो क्या है, ये बस इतना ही। लेफ्ट के रिजीम से फिर टीएमसी रिजीम ये कैरी फॉरवर्ड हो गया और उस कैरी फॉरवर्ड को अगली इस नई सरकार को भी ढोना चाहिए? अगर कोई सड़क पर कब्जा करके बैठा है, उतने सालों से इलीगल तरीके से बैठा है, तो उसको यूं ही छोड़ देना चाहिए। देखिए, गरीब मुल्क है और गरीबों का ध्यान आपको देना पड़ेगा। यहाँ बीजेपी ने भी बहुत सारी कॉलोनीज जो अवैध थी, इलीगल थी, प्लानिंग नहीं थी दिल्ली के अंदर, उनको इन्होंने वैध घोषित किया है। हमने स्वागत भी किया, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं आपके पास। यूपी से, बिहार से गरीब आदमी काम करने आता है, नाले के कोने पे झुग्गियां लगाता है, वहीं रहता है, फैक्ट्रियों में जाके काम करता है। क्या करोगे आप? आपके पास ऑक्यूपेशन सिर्फ महानगरों में अवेलेबल है। ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें एक आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं लिखा जा सकता। हाँ, लाल सलाम वालों ने ये किया था, सारे बड़े जमींदारों की जमीनें छीन करके गरीबों में आवंटन किया था, और इसीलिए 35 साल रहे और जहां आएंगे करेंगे। ये नहीं कि कुछ बड़े उद्योगपति इस मुल्क को चला रहे हैं। सुनिए, बिल्कुल आएंगे, चिंता मत करिए। कहाँ आओगे यार? गंगा ढाबा नहीं होता है। गंगा ढाबा तक सीमित हो गए जेएनयू के, एक भी राज्य में नहीं बचे हो, एक राज्य में नहीं बचे हो। सुनो, जब 2 सीटें थी तुम्हारी पार्टी के पास, अरे भैया हम बढ़ के आ गए, तो हमने उपहास नहीं उड़ाया था। नहीं, हम राज्यों में थे। की शेल्फ लाइफ है। विवेक जी, याद रखो, और हम ही आएंगे। ये जेएनयू के ढाबा तक सीमित हो, उससे ज्यादा नहीं हो, समाप्त हो गए पूरी तरह। आप भी याद रख लीजिए, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, नेशनल उसको टीवी पे ममता बोल रहा बनर्जी ने बंगाल की संस्कृति से जोड़ दिया कि ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। तो क्या है बंगाल की संस्कृति, बताइए जरा। सड़कों पर सर, मेरी बात सड़कों सुनिए, पर नमाज मेरी बात पढ़े सुनिए, जिसको कोर्ट भी मना करता है, क्या ये है बंगाल की संस्कृति? क्या सड़क पर अवैध कब्जा हो जाए, गलत तरीके से इमारत बना ली जाए, आग लगे, लोगों की जान चली जाए, क्या ये है बंगाल की संस्कृति? जी सर, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। क्या कानून सबके लिए एक है? आपको लग रहा है रोड ब्लॉक हो जाएगी, नमाज नहीं होनी चाहिए, आप एक्शन लेते हैं, हटाते हैं। क्या दशहरे के दिन जब रोड और ट्रैफिक डायवर्जन होता है रोकते हैं? जब यहां दिल्ली शहर में पार्कों पे कब्जा करके कथाएं होती हैं, जब यहां जागरण के लिए रोडों को आधा घेरा जाता है, क्या एक्शन होता है? सर, क्या चला है? इस तरह के आयोजन के लिए परमिशन ली जाती है और लिमिटेड परमिशन मिलती है, सबको पता है सर। सुनिए, सालों भर परमिशन नहीं मिलती रहती है कि हर दिन नमाज के लिए हमें सड़क उतनी देर के लिए दे दीजिए। सर, ऐसा नहीं होता है। रोड ब्लॉक होता है कि नहीं? क्या रोड ब्लॉक होता है कि नहीं होता? होता है ना। जागरण के लिए सड़क पे नहीं पड़ी गई, मिलती है, तभी होता है। मारी गई नमाजियों को। अच्छा सर, आपने एक सेकंड विवेक सर विवेक सर आज खुलकर बहस हो जाए। आपने कहा कि मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे एक बात बताइएगा। हो जाए कि हनुमान चालीसा के लिए कितने लोगों ने कहा कि सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? कितने लोगों को मिलती है डेली अनुमति और कितने लोग मांगते हैं परमिशन? बताइए सर। जागरण मुझे बताइए ना सर, मुझे बताइए, एक हिंदू को भी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस का अधिकार है या नहीं है? कल को अगर वो कहेगा कि मंदिर में भीड़ जाता है, हम सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और रोज पढ़ेंगे, हमें 3 मिनट के लिए दे दीजिए, दे देना चाहिए। दे देना चाहिए। बोलिए। और वो मंदिर जो दिल्ली में पेवमेंट और प्लेटफॉर्म्स को घेर करके बनाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वाम फ्रंट की जो नीति रही है ना बंगाल में, वाम फ्रंट की 34 साल की नीति तो 6 इंच छोटा कर देंगे, वो नीति रहा है। मतलब यानी कि गर्दन काट देंगे, और इसलिए वाम फ्रंट का सुपड़ा साफ हो गया। केरला में एक जगह था, वहां से भी अब साफ हो गया है वाम फ्रंट। ये कहीं ना कहीं पे एक फॉसिलाइज्ड एक संगठन बन गया है, और डायनासोर की तरह प्रजाति है वाम फ्रंट। तो वाम फ्रंट की नीतियों को लेकर तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। इन्होंने कहा है कि कलकत्ता में या फिर दशहरे के दिन विजयदशमी के जुलूस क्यों निकाला जाता है? उस तरह से मुहर्रम के जुलूस भी निकाला जाता है, ताजिया होता है, साल में एक बार होता है, हर शुक्रवार को नहीं होता है, या फिर हर शनिवार को नहीं होता है, या फिर मंगलवार को नहीं होता है। साल में बेशक प्रशासन इजाजत देती है। कलकत्ता में 31 दिसंबर पे जब आपके पार्क स्ट्रीट पे जब ईसाई लोग मास्क करने के बाद जब निकलते हैं, उनको भी परमिशन दी जाती है। उसी तरह से दुर्गा पूजा का, विजयदशमी का सेलिब्रेशन का परमिशन दिया जाता है।
मुहर्रम का भी मुहर्रम दिया में दिया जाता जाता है। अरे भैया, इसका मतलब ये सारा नहीं है कि सारी आप गलती हर दिन मुसलमानों नौटंकी की, करोगे। सारे मुसलमान नौटंकी गलत, करने के लिए सारे संविधान हिंदू सही, नहीं यही कहना है। चाहते हो ना? और नौटंकी का वो करके और उसके बाद कानूनी कार्रवाई अगर होती है तो फिर संविधान की दुहाई देते हैं। जहां हॉकर की जहां बात आती है, सियालदह रेलवे स्टेशन और हावड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास पे सारे सरकारी जमीनों पे कब्जा करके ये हॉकर लोग बसे हुए थे। और आज से नहीं, पिछले 40 साल से। मुझे अभी भी याद है, ममता दीदी की जब प्रशासन थी उस दौरान बालीगंज एसी मार्केट के पास और गरिया हाट पे हॉकरों पे सड़ेआम लाठी बरसाया गया था उनको हटाने के लिए। आप करो तो बहुत सही, और फिर उस समय आप दोहाई देते हो कि कानून का उल्लंघन कर रहे थे, अवैध रूप से बैठे हुए हैं। आप अगर बीजेपी की सरकार अगर कर रही है तो हाय तौबा मच गया है और मातम मच गया है। ये केवल छिचौड़ा तुष्टीकरण की राजनीति है और उसके सिवा कुछ नहीं है। ये कोई तुष्टीकरण नहीं। ठीक है विवेक जी, आप माइनॉरिटीज को दबा रहे हैं, आप माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। धर्म जो कानून का उल्लंघन करेंगे उनको कानून के हिसाब से सजा दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध क्या क्यों ना राइट हो। दे रहे हो? क्या राइट दे रहे हो? जो भी कानून का उल्लंघन करेंगे उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। नफीस अंसारी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। नफीस अंसारी, क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अगर नमाज, एक सेकंड सर, नफीस अंसारी, क्या सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकना मुसलमानों को टारगेट करना है? सर देखिए, मैं यहाँ पर नमाज की वकालत करने नहीं आया है, बल्कि संविधान की बात करने आया हूँ। नहीं साहब, अभी नैरेटिव तो यही चल रहा है ना कि मुसलमान डरा हुआ है। अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसमें कुछ मुसलमानों के द्वारा किया गया अतिक्रमण है तो शायद मुसलमान डरा हुआ है। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दिए, मुसलमान डरा हुआ है। सर, भारत का मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है। जब तक भारत में संविधान है, मुसलमान नहीं डरेगा। जो ये बयान दे रही है उनका व्यक्तिगत बयान है, हम इसका समर्थन नहीं करते। पाक सर्कस में जिस तरीके से पथराव हुआ और आसनसोल में जो पथराव हुआ है, हम इसकी कठोर तरीके से निंदा करते हैं। लेकिन आपको इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। पिछले 10 सालों में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल के विकास के लिए कोई काम किया नहीं। इन्होंने विपक्षी नेताओं को खत्म करने का काम किया है, गुंडों का सहारा लेकर और पुलिस का सहारा लेकर। आज के डेट में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और जिन मुसलमानों को ये लोग 10 साल से डरा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर तो दहशत पैदा होगी, क्योंकि यही लोग डरा रहे थे। अब क्या हुआ कि जब बुलडोजर चल रहा है, जब आरपीएफ उतर रही है, मुसलमानों के अंदर ये भय आ रहा है कि क्या करना चाहते हैं। तो इनके पास वो जीते हुए टीएमसी नेता है ही नहीं। एमएलए गायब, काउंसिलर गायब, छटपटिया नेता गायब, गुंडे सब गायब है। अब ये कौम हो गई यतीम। ना सीपीएम यहाँ मजबूत, ना कांग्रेस मजबूत, ना हमारे माइंड। तो अभी भी तो आपने मान ही लिया कि मुसलमान डरा हुआ है सर्व साहब। सर सुनिए ना, उनके अंदर ये भय आ गया है। अभी तो आप ही कह रहे थे नहीं डरा हुआ है, ये उनका नैरेटिव है मौलाना साजिद रशीदी का। अभी आप भी घूम फिर करके आ गए वही। सर वही तो समझा रहे हैं कंडीशन। नफीस भाई, जो अभी आपने कहा ना, अभी जो आपने कहा ना, आपने कान इधर से नहीं पकड़ के घुमा के इधर से पकड़ लिया। भारतीय मुसलमान संविधान पर विश्वास करते हैं, वो नहीं डरते हैं। लेकिन अभी के डेट में चूंकि इन्होंने 10 साल से बीजेपी के खिलाफ डराया है मुसलमानों को, अब बीजेपी सत्ता में आके वो डर गए। जो प्रोटेस्ट 7 पॉइंट में के शर्मा जी को, नफीस जी को रखिएगा साथ में। के शर्मा जी लीजिए। और के शर्मा जी अभी कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी ने जो कहा उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन घूम कर आ गए कि बीजेपी सरकार में आ गई है इसलिए मुसलमान भयभीत है। की बात करें सर, इन्होंने किया हुआ है, भयभीत है नहीं वो। नहीं प्रत्युष जी, देखिए मैं साजिद रशीदी जैसे लोगों के बयानों पे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी नहीं चाहता। सही बात। ये तो हर लतखोर की तरह की हालत है कि क्या होता है कि इस तरह का बयान दे दो और फिर इसके बाद जो है उसमें पलट जाओ। साजिद रशीदी बहुत से ऐसे ऊट पटांग बयान दे चुके हैं कि देश में खून की नदियां बह जाएंगी, ये वो। तो इस तरह के लोग क्या है, थोड़ी छोटी सी लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयान करते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि भयभीत कौन होगा, जो गलत किया होगा। ऐसा नहीं है प्रत्युष जी कि तृणमूल कांग्रेस के समय में इस तरह के हाई कोर्ट स्ट्रक्चर पास नहीं करते थे। हाई कोर्ट उस समय भी पास करते थे। ये जो कार्रवाई हो रही है, ये हमारे कोई 4 दिन के अंदर हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, ये फैसला पहले का आया हुआ। पर होता ये था कि तृणमूल कांग्रेस इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करती थी। इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उनको तुष्टीकरण करना था, कट मनी लेना था, भ्रष्टाचार करना था, इसलिए जो है इस तरह की छूट देते थे। अब जब कानून के अलग कार्रवाई होगी, कानून हो रही है, तो ये चीज निश्चित रूप से ऐसे हालात बनेंगे।
लेकिन मैं कहता हूं कि आप कानून के अनुसार चलिए। अभी जो विवेक जी यहां पर इतनी बड़ी जो वकालत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये सब चाह रहे हैं कि मुसलमानों को हम खुश कर लें। अरे हम कहते हैं तुम्हें मुबारक हो मुसलमान यार, ले लो सारे मुसलमान। यदि वोट बैंक की राजनीति करता हम बधाई देते हैं, ले लो। लेकिन आप मुसलमानों को सुनना चाहता था। हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुसलमानों को डराओ मत, धमकाओ मत। देश को, मुसलमानों को मुबारक हो। हाँ बिल्कुल नहीं है मुसलमानों की। अरे भाई बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मुझे किसी तुष्टिकरण करने वाले मुसलमान की जरूरत नहीं, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है मुसलमानों की। हमें नहीं है, हम कह रहे हैं इनको मुसलमानों की जरूरत नहीं है। तुष्टिकरण वाले मुसलमान नहीं चाहिए, ये हमें वो मुसलमान चाहिए जो राष्ट्रवादी वल्नरेबल होती है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है। और ये वामपंथ, ये कांग्रेस, ये तृणमूल कांग्रेस, इनको चाहिए। आप जितना चाहो, आप मालूम है आपकी नजरों में राष्ट्रवादी मुसलमान हो गए, कोई एक्सपोज नहीं है विवेक, ये गलतफहमी में हो तुम, हम कोई भी एक्सपोज नहीं है। मैं छाती ठोक के बोलने वाला हूँ सर, सुने छाती ठोक के बोलता हूँ तुम्हें मैं। शुभेंदु अधिकारी ने पहले तुष्टिकरण किया, तुम्हारे तुष्टिकरण वाले मुसलमान तुम्हें मुबारक, कैंडिडेट्स हाँ है ना। और मुसलमानों की जरूरत भाजपा को नहीं है, कल कहेंगे हिंदुस्तान को मुसलमानों की जरूरत नहीं है, है ना। कल ये भी बोल देना कि हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं, मुझे प्रतिनिधि जवाब देने दीजिएगा, मुझे जवाब देने दीजिएगा, मुझे जवाब क्या जवाब दोगे तुम? मैं देता हूं राजनीतियां लेकर के बैठे। अरे ये बात पर ये चीनी दलालों को मैं अभी जवाब दूंगा। विवेक जी, ये चीनी दलाल को मैं अभी विवेक जी जवाब ले लीजिए। सरकार का प्रवक्ता है, बोल रहा है। ये चीनी दलाल को मैं अभी जवाब, क्या जवाब देंगे? ये चीन का दलाल जो है ना, इसको मैं जवाब क्या जवाब दोगे? मुसलमान सुन भाई, सुन, शर्मिंदगी होनी चाहिए। अब मैं बताता हूं, मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मैं दोनों से अनुरोध करूंगा, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। हाँ, मैं पर्सनल बाइक नहीं बता रहा। चीनी दलाल कोई गलत शब्द नहीं है प्रत्युष जी। चीन का जब भारत का युद्ध हुआ, इन्होंने चीन के सैनिकों के लिए खून मांगा है, इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है, ये कामरेड थे, यही लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उसके लिए खून इकट्ठा कर रहे थे उनके सैनिकों के लिए, तो ये वो कामरेड रहेगा। अब मैं आपको बता, सुन लो। हाँ पता है, कान खोल के देश ने आपको कान खोल दिया, आपका पूरे दुनिया में भारत से बाहर कर दिया। चलिए अब मैं दूसरी बात कहता हूं, खत्म नहीं हुआ ये मुसलमानों पर इन्होंने कहा, मैं बताता हूं, बिल्कुल सच बताता हूं। हमने क्यों बोला कि मुसलमानों की जरूरत नहीं? क्योंकि जिन मुसलमानों की तुष्टिकरण किया आपने, जिन मुसलमानों को आपने बहकाया, जिन मुसलमानों ने अधिकारी भी कह चुके हैं। हाँ मैं बोल रहा हूं भाई, तो क्यों चिल्ला रहा है प्रत्युष जी? इनको कहो बन जाएगा। सुनो सर विवेक जी सुनो सर, विवेक जी सुन लो, विवेक जी सुन लो, बोल रहा नहीं मैं बता रहा हूं। I love the Muslims of this nation. अरे भाई आपकी बात बोलने नहीं है। प्रत्युष जी इसको बंद कराए, इस व्यक्ति को बंद कराए, ये बहुत अनलिमिटेड हो रहे हैं, ये बदतमीज हो गए हैं, इसको बंद कराए। इनका कहना है तुष्टिकरण वाले मुसलमान। नहीं मैं बता रहा हूँ, तुष्टिकरण समझ में आता है। हाँ सुनिए मैं बता रहा हूँ सर, राष्ट्रवादी मुसलमान इस भाव में नहीं आता, चालू रहेगा। ये फतवा कौन जारी करता है सर? प्रत्युष जी ये फतवा कौन जारी करता है? रहेगा क्या ये? प्रत्युष जी मुझे एक चीज बताइए, फतवा कौन जारी करता है? ये मुसलमान से कराते हैं नहीं कराते? और क्या फतवा जारी होता है कि भाजपा को वोट मत दो? ये फतवा जारी करने वाले मुसलमान हमें नहीं चाहिए भैया। ये मुबारक हो तृणमूल कांग्रेस को, ये मुबारक हो जो है वामपंथ को, ये मुबारक हो कांग्रेस को। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो हिंदू मुसलमान के भाव पे भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं इसीलिए कहा कि यदि आपको तुष्टिकरण करके वोट लेना है तो आपको वो मुसलमान मुबारक है। आदमी को नॉन स्टॉप एक सेकंड हमें चाहिए वैसा। स्वयं पुरोहित जी भाषण बंद करिए ना, शुरुआत भाषण चालू कर दिया, भाषण तो सुनना पड़ेगा, 5 साल सुनना पड़ेगा, भाषण 10 मिनट से 5 साल सुनना पड़ेगा। भाषण दे रहा है। तुष्टिकरण की बात हुई है आपकी सरकार के समय में। एक सेकंड स्वयं पुरोहित जी को भगा दिया था, चप्पल उठा दे। स्वयं पुरोहित जी बंगाल देश से अलग की धरती है, ये बंगाल देश से अलग नहीं है, ये बंगाल देश से अलग नहीं है, ये ममता बनर्जी को स्वयं पुरोहित जी एक सेकंड तुष्टिकरण की बात बंगाल ने आपको। अरे सुनिए ना, ममता सरकार के समय में सुन लीजिए, इमामों को, मुअज्जिनों को, पुजारियों को आपने पैसा बढ़ाया नहीं बढ़ाया? हाँ कि ना? बढ़ाया ना स्वयं पुरोहित जी? दिक्कत कहाँ है? हाँ, इमामों का
मोजिनों का, पुजारियों का। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, अब की नई सरकार ने बंद कर दिया, सबका बंद कर दिया, इमामों का, मोजिनों का, पुजारियों का 1 जून से बंद, पुजारियों का भी बंद। अब बताइए कहां तुष्टिकरण है? नहीं बताइए नहीं, मेरा बात सरकार ने क्लियर कर दिया, धर्म के आधार पर दी जाने वाली सरकारी मदद अब नहीं मिलेगी 1 जून से। कहां तुष्टिकरण है? पुजारियों का भी बंद हो गया। बताइए। कोई बात नहीं है, धर्म के आधार पर मदद आप मत दीजिए, मगर तो आप गलत कर रहे थे, मान लीजिए ना, करना बंद कर तो आप गलत कर रहे थे। अधिकारी जी, आप जो सुबह से सुन लीजिए, जवाब तो नहीं देंगे। अभी के शर्मा के बीच में तो आपकी आवाज नहीं निकल रही थी, अनइंटरप्टेड बोलने दिया। जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान है, स्वयं पुरोहित जी, आवाज पूरी निकलती है, भरपूर निकलती है। जब तक पड़ोस में पाकिस्तान है, ये नफरती चिंटू दिन भर, सुन लीजिए, दिन भर हिंदू मुसलमान करेंगे। चुनाव के पहले भी यही किया, चुनाव के बाद भी यही करेंगे। देश के असली मुद्दे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, लीक पेपर हो जाता है। बहस में आए उसके पहले स्वीकार कर लें कि जनादेश आपके खिलाफ है। जब तक आपके दिमाग में ये चीज रहेगी ना, तब तक आप बहस में इसी तरह की दलील देंगे। आप अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जनादेश आपके खिलाफ है। अरे भाई साहब, दे दीजिएगा 10 सेकंड। प्रत्युष जनादेश सुनिए। इलेक्शन ज्ञानेश कुमार जी जैसे पिट्टू को बिठा के इलेक्शन कमीशन अगर आप करवाएंगे तो रुक जाइए। सुनिए ना, जनता जवाब देगी। अगले चुनाव में मान लीजिए, फेंका जाएगा। मान लीजिए आप ही के सहयोगियों ने भी आपको समझाया कि मान लीजिए, और आप ही के पार्टी के प्रवक्ता रिजू दत्ता, आपके पार्टी के प्रवक्ता रिजू दत्ता, उनका एक बयान सुना लेता। सुनिए, जनादेश की बात कर रहे थे ना। घरों में शौचालय बनवाने से लेकर भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी दिलाने तक हर जगह पैसे देने पड़ते थे टीएमसी सरकार में। शायद ही ऐसा कोई काम होता था जिसके लिए लोगों को तृणमूल कांग्रेस को पैसे ना देने पड़ते हो। ये है आपके प्रवक्ता, पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता, उनका ये बयान कि हर एक काम के लिए टीएमसी को पैसे खिलाइए तब होता था। सड़क पर कब्जा करके बैठ जाइए, पैसे खिला दिए तो सही है, ना पुलिस आएगी ना प्रशासन आएगा, चलने दीजिए। अब कार्रवाई होगी तो तकलीफ होगी। गुलाम सरवर साहब, मेरा 10 सेकंड का एक सवाल था। मैं टीएमसी प्रवक्ता से मेरा जी सुन लीजिए, 10 सेकंड का सवाल। अरे गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं, इनको तो जो लोग आपके द्वारा प्रोवोक करने के बाद सड़क पर आए और कानूनी शिकंजे में फंसे हैं, उनके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी ये बताइए, या आप उनको अपने हाल पर मरने छोड़ दीजिएगा? ये एक सवाल है, क्योंकि गरीब मुसलमानों को सड़क पर लाने की प्रवृत्ति जो सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने शुरू की थी, उसका भुक्तभोगी गरीब मुसलमान है। अब ये तौफसिया कांड में भी आप देखेंगे, आसनसोल में भी देखेंगे, ये सारे लोग गायब हो जाएंगे और वो उनके परिवार कोर्ट कचहरी और थाने का चक्कर काटेंगे। आपकी पार्टी कहां खड़ी होगी, ये सवाल मेरा है। एक चीज, दूसरा सवाल साथ ही साथ के शर्मा जी से, जिस तरह से आपने धर्म के आधार पर दिए जाने वाले मछली बाजार लगाकर ये संदेश दिया कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, क्या पूरे शासन प्रशासन को उसी अंदाज में चलने दिया जाएगा, या सरकार में बैठे लोग बीच बीच में ऐसा बयान देंगे कि वाकई मुसलमान डरने लगे? ये भी एक सवाल है। ये दोनों सवाल है मेरा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। टाइट हो के ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।